अब इससे आगे देखते हैं वीक इंट्रैक्शंस इन एक्वा सिस्टम। एक्वा सिस्टम क्या होते हैं? जिन सिस्टम्स में पानी मौजूद होता है, पानी हमें पता चल रहा है यहाँ है। तो इसमें हमारे दो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पोलर बायोमोलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड्स वाटर बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम अभी आगे पढ़ेंगे और पोलर बायोमोलिक्यूल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और ये किस तरीके से हमारे वाटर के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं ये भी हम अभी पता करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि पोलर बायोमोलिक्यूल्स पानी में घुल सकते हैं। वाटर खुद एक पोलर बायोमोलिक्यूल है और नॉन पोलर सल्यूट जो होते हैं वो पानी में कभी भी घुल नहीं पाते हैं, वो क्लस्टर्स फॉर्म कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पोलर बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से वाटर में घुलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो वाटर और वाटर मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जो भी इंटरेक्शन होता है उसे तोड़ के वाटर का सल्यूट के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सल्यूट है और वाटर के साथ उसे मिक्स होना है, तो वाटर टू वाटर जो भी हमारा इंटरेक्शन होगा उसे ये तोड़ के एक्स और वाटर इंटरेक्शन बना लेगा और इसे ही हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की एक्सपेक्टेशन क्या थी और हमें रिजल्ट क्या मिला हुआ है। अगर आप देखोगे तो वाटर की एक्सपेक्टेड शेप है टेट्राहेड्रॉन। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग sp3 बॉन्डेड एटम से मैच करती है। हम कह सकते हैं कि जैसे इसकी बॉन्डिंग sp3 ही हो। अगर sp3 बॉन्डिंग होगी तो इतने मॉलिक्यूल्स के साथ टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, बट ऐसा नहीं हुआ है। और एक्सपेक्टेड एंगल भी हमारा टेट्राहेड्रॉन का 109.5 डिग्री रहता है, पर ऐसा नहीं हुआ है। हमने अभी देखा हमारा डिग्री है 104.5। ऐसा क्यों है? इसका आंसर ये है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा क्राउडिंग कर रखी है और इस क्राउडिंग के चक्कर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के तरफ। ऑक्सीजन ज़्यादा खींच रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉपर टेट्राहेड्रॉन नहीं बन सकते हैं और ये एंगल हमारा एक्सपेक्टेड से इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब हम ये नोट देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि H बॉन्ड्स, आयोनिक, हाइड्रोफोबिक और वैंडर वाल्स इंटरैक्शंस आर इंडिविजुअली वीक। ये इंडिविजुअली तो वीक होते हैं बट कलेक्टिवली दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड मेम्ब्रेन्स। इसका क्या मतलब है कि ये जितने सारे बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, H बॉन्ड, आयोनिक, हाइड्रोफोबिक और वैंडरवाल्स, ये सारे बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। बट अगर हम इन सब को मिला दें किसी एक चीज़ के स्ट्रक्चर में, चाहे वो प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो या पॉलीसेकेराइड हो, तो इन सब का जो मिल के एक इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड में। हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दे रखी हैं। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। इस बॉन्ड की वजह से ही रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और एक्सट्रीम ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होती है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के लिए हमें पता है हमारे पास क्या क्या है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें हाइड्रोजन की तो ज़रूरत है ही। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में बना है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है हाइड्रोजन से। अब हम जानते हैं कि जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास एक टेम्पररी नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को देने में समर्थ होता है या वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके चलते ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। ऐसे ही दूसरे H2O के मॉलिक्यूल में भी हो रहा है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज इन द विसिनिटी टू O ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
and more electronegativity than H attracts electrons towards itself. Electric dipole is created. O attains del negative charge and H attains del positive charge. So O of all H2O molecules attracts H of other molecules of H2O and hence H2O का बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान देते हैं। H बॉन्ड 10% कोवेलेंट होता है और 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग की वजह से वो कोवेलेंट टाइप फॉर्म भी कर सकता है और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब आते हैं, एक मॉलिक्यूल H2O का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइफ टाइम होती है 1 पिकोसेकेंड और हाइड्रोजन बॉन्ड कोहेशन और लिक्विडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं फ्लिकरिंग क्या होती है H2O मॉलिक्यूल्स की। तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी जब हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ये तो हम सबको ही पता है कि हीट देने से किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ज़्यादा वाइब्रेट करना लगता है। अब इस वाइब्रेशन के चक्कर में कई बार हम जब भी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मूवमेंट बढ़ गया। इसके चक्कर में बॉन्ड्स ब्रेकेज और बॉन्ड्स फॉर्मेशन दोनों एक साथ होने लगता है। ये सब 0.1 पिकोसेकेंड के अंदर होता है और इसे हम कहते हैं फ्लिकरिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं, वाटर फॉर्म्स H बॉन्ड्स विद पोलर सोल्यूट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा कि वाटर में सिर्फ पोलर सोल्यूट्स ही डिसॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, हमने वहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि वाटर वाटर इंटरेक्शन को तोड़ के सोल्यूट वाटर का इंटरेक्शन बन जाता है, इसलिए सोल्यूट पोलर सोल्यूट्स वहाँ डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। बट इसका असली मैकेनिज्म ये है कि वो पोलर सोल्यूट्स वाटर के साथ जो इंटरेक्शन बनाते हैं वो H बॉन्डिंग के थ्रू बनाते हैं। तो H बॉन्ड जो हमारा है वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ही नहीं बनता, उसको बनाने के लिए हमें एक हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत होती है और एक हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास मोस्ट पॉपुलर ये 3 है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 3 ही एटम हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट पे जो कि कहता है H bonds covalently bonded to C atoms do not participate in H bonding because C is only slightly more electronegative than H and thus the CH bond is only very weakly polar। इसका क्या मतलब हुआ कि जो H बॉन्ड है वो कार्बन आटम के साथ सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि C जो है H से बहुत ही थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इसके चलते H और C के बीच में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। अब यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कुछ कॉमन H बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बना है या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बना है या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में है और फिर से एक और बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, H बॉन्ड की स्ट्रेंथ। मतलब हम जानते हैं कि बहुत ही वीक है लेकिन उसकी कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, कुछ तो उसमें होगा कि जिसकी वजह से H बॉन्ड आज तक इतना यूज़ में ला रहे हैं हमारी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, नॉर्मल केमिस्ट्री, सब कुछ। तो चलिए अब हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड्स का क्या सीन है। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड्स, H बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पे ही। जैसे हमारे वाटर की शेप बेंट है वैसे ही तरह तरह की शेप होती है। टेट्राहेड्रॉन जैसे हमने अभी देखा तो वहाँ पे एक सिंपल लीनियर शेप भी होती है, पिरामिडल भी होती है। तो इन सब पे डिपेंड करेगा कि H बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। अदर ओरिएंटेशन
अलग स्ट्रेंथ देती हैं। मतलब अगर टेट्राहेड्रल की एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी लीनियर से, लीनियर की होगी डिफरेंट पिरामिडल से, तो जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं उतनी ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं एच एटम की, एच बॉन्डिंग की। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कब होती है। हाईएस्ट होती है जब एच और वो दो एटम जो से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर अगर थर्ड एग्जांपल आप देखोगे तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ही एच को शेयर कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन शेयर कर रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो ये दो एटम और जो एच है, अगर ये एक सिंगल लाइन में होता है, जैसे कि अगर हम 1 2 3 और 4 ये तीनों एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे सब लीनियर शेप में ही है, एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इनमें एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो कंक्लूडिंग पॉइंट यही है कि एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हाईएस्ट तब होती है जब वो लीनियर लाइन में, सब कोई स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है एच, और उसको शेयर करते हुए दो एटम्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वाटर इंटरैक्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली विथ चार्ज सल्यूट। चार्ज सल्यूट का मतलब होता है पोलर होना चाहिए। देखो वाटर खुद में ही पोलर सॉल्वेंट है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, एंड मोस्टली पोलर सॉल्यूट्स ही डिज़ोल्व हो पाते हैं। अब जो कंपाउंड्स या जो सब्सटेंसेस हमारे डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मोस्टली पोलर होते हैं और वो वाटर लविंग भी कहलाए जाते हैं और वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे सोल्यूट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हमारे मोस्टली नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं और वो वाटर हीटिंग होते हैं। उन्हें ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते हैं। अभी हम उतनी देर से बात कर रहे हैं कि वाटर में पोलर सॉल्यूट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो अब हम देखते हैं कैसे डिज़ोल्व होते हैं। तो अगर यहाँ हमने एग्जांपल में जैसे लिया हुआ है H2O, और H2O के साथ पोलर सॉल्यूट हमने लिया हुआ है NaCl। तो NaCl को डिज़ोल्व करने में क्या होता है कि वाटर क्या करता है, उसका NaCl में हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो रखा है। यहाँ पे Na ने डोनेट किया, Cl ने उसे एडॉप्ट किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आयनिक इंट्रैक्शन बना हुआ है, और यही होता है पोलर सॉल्यूट्स। तो अब क्या होगा, वाटर क्या करेगा, वो वीक कर देगा इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन को, और वो NaCl को ब्रेक कर देगा Na+ और Cl नेगेटिव में। हमें ये चार्ज पता है क्यों आता है, क्योंकि Na ने डोनेट किया है इसलिए उसे पॉजिटिव चार्ज मिला है, और Cl ने एक्सेप्ट किया है इसलिए उसे नेगेटिव चार्ज मिला है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पे चला है। तो अब क्या होगा, वाटर ही इनके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर वाटर ही इन दोनों आयंस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि Na और Cl, क्योंकि देखो ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनकी टेंडेंसी तो यही रहेगी कि ये आपस में मिलके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें। लेकिन क्योंकि वाटर इनका आपस में मिलना इंटरेक्शन नहीं होने दे रहा है, प्लस इन दोनों आयंस को इंडिविजुअली स्टेबलाइज भी कर रहा है, तो इसकी वजह से इनकी टेंडेंसी जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वो कम हो जाती है। और जैसे ही ये टेंडेंसी कम होती है तो वाटर के साथ एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरेक्शन कर लेता है, दूसरा आयन भी इंटरेक्शन कर लेता है, और फिर हमारा यहाँ पे सल्यूट इंटरेक्शन छोड़ के वाटर सल्यूट H बॉन्ड्स बन जाते हैं, और इसके बाद इसे ही हम कहते हैं कि पोलर सल्यूट्स हमारे डिज़ोल्व हो गए वाटर में। एक बार हम रफली देख लेते हैं पोलर सल्यूट क्या होते हैं। वो चार्ज बाय मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और नॉन पोलर का एक एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन, जिसमें कोई भी चार्ज ग्रुप नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को डिज़ोल्व करेंगे तो कहा जाता है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है ऐसा करने से। तो हम देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो अभी हम देखना है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमारे पास है NaCl। तो NaCl हम सबको पता है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहता है। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा है डिज़ोल्व होने के लिए Na और Cl दो डिवाइड हो जाते हैं दो आयंस में। अभी यहाँ पे पहले हमारे पास एक ही एंटिटी थी, एक ही मॉलिक्यूल था, अब हमारे पास दो एंटिटी आ गई, दो आयंस आ गए, तो 1 से 2 हो गया। अब क्या हुआ, पहले वाटर में वही चीज़ मैं अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाटर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल था जो कि पूरा एक NaCl था, एक एंटिटी। अब क्या हुआ, वाटर में दो एंटिटीज आ गई हैं Na और Cl,
तो हेंस हमारा ये प्रूव हो गया कि जो रैंडमनेस है, स्पॉन्टेनिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है डिसोल्यूशन में जब भी हम कुछ डिसॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं नॉन पोलर गैसेज आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं या गैसेज होते हैं, इनका क्या मतलब है कि इनके पास बिल्कुल भी कोई चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही आयंस में तब्दील हो सकते हैं। तो वही इसका रीज़न है क्यों डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, क्योंकि ये आयोनाइज ही नहीं हो पाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वीक डाइपोल मोमेंट होता है इसलिए आयोनाइज नहीं होते हैं, तो ये मूवमेंट भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं सबका, सल्यूट मॉलिक्यूल का भी और वाटर मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट होता है, रुक जाता है एक जगह पे, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। मूव करने का मतलब एक तरीके से यही हो गया डिज़ोल्व होना। डिज़ोल्व होना मतलब फ्रीली वाटर में घूमना। अब क्योंकि कुछ डिज़ोल्व आपस में हो ही नहीं रहा है, तो ना वाटर ढंग से मूव कर पा रहा है ना ही सल्यूट, तो उससे क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज़ होते ही डिसोल्यूशन हमारा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन पोलर कंपाउंड्स फोर्स एनर्जेटिकली अनफेवरेबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। मतलब नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या करते हैं, एनर्जी लगा के अनफेवरेबल चेंजेस करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर में। अभी यहाँ देखो उसने कंस्ट्रेंट कर दिया है वाटर का मूवमेंट, हमने अभी पढ़ा, तो इन्हीं के चलते कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं जिससे वाटर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। प्लस जो नॉन पोलर सोल्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं वाटर में जाते ही, क्योंकि वो आपस में ही इंटरेक्शन करते रहते हैं, वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते। इसके चलते वहाँ क्या हो जाता है, क्लैथरेट्स फॉर्म हो जाते हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं क्लैथरेट्स। नॉन पोलर के एग्जाम्पल पे हमारे पास एक आते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। ये ना ही पूरी तरीके से नॉन पोलर कहे जाते हैं ना ही पोलर। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स दोनों होते हैं इनके पास। हाइड्रोफोबिक हमने पीछे पढ़ा था, वाटर हीटिंग, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहते, और हाइड्रोफिलिक होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होना चाहते हैं। तो अब यहाँ क्या होता है, देखो ये हमारा एक, ये पूरा, ये इसका हेड और ये टेल मिलके एक एम्फीपैथिक कंपाउंड है। ये हमने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसका जो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक एंड, और ब्लू कलर का दिख रहा है हाइड्रोफिलिक एंड। तो क्या होता है, जैसे ही हम वाटर में ये सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे तो जितने भी इसके वाटर हीटिंग यानी हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो कई सारे सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के एक साथ आके क्लस्टर हो जाएंगे, और उनके हाइड्रोफिलिक एंड्स वाटर की तरफ रहेंगे ताकि वो वाटर से इंटरेक्ट करें, और ये जो स्ट्रक्चर ये लोग फॉर्म कर लेंगे इसे कहेंगे मिसल। हमने प्रीवियस स्कूल क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, जब भी डिटर्जेंट का एक्शन देते हैं उसमें मिसल फॉर्मेशन होता है, यही वो मिसल है। हाइड्रोफोबिक एंड्स सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक तरफ आ जाएंगे और हाइड्रोफोबिक बाहर, और ये क्लस्टर फॉर्म कर लेंगे जिसे मिसल कहते हैं, और वाटर में से कई सारे मिसल्स बन जाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूट्स अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है कि हमने सॉल्यूट के कितने नंबर डाले हैं। मतलब जैसे NaCl है तो NaCl का एक मॉलिक्यूल डाला है या 10 डाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं। तो हमने ये कुछ ली हुई हैं प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये चारों प्रॉपर्टीज़ कॉलिगेटिव हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है और कितना नहीं। अगर कम किया है, लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर सॉल्यूट ऐड करने से मतलब ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया गया है और वाटर की कंसंट्रेशन पहले से कम हो गई है तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि कहते हैं जिसे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अब हम यहाँ वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वाटर का ऑस्मोसिस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ही चीज़ों को परमिएट करने देती है, खुद से पास होने देती है, और कुछ चीज़ों को नहीं। अब यहाँ इस केस में यहाँ क्या हो रहा है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने से पास नहीं होने देगी और वाटर के पार्टिकल्स को पास होने देगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है, वाटर प्लस सोल्यूट,
और यहाँ सिर्फ वाटर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है यहाँ से, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो जाता। तो ये प्योर वाटर ये लेबलिंग हो रखी है। अब हम आते हैं ऑस्मोलैरिटी, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोलैरिटी होता है इज इक्वल्स टू ICRT। आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर होता है, इसका मतलब है कि हमारे कितने एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं सल्यूट के, बिफोर एंड आफ्टर का रेशियो होके ये हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर आता है। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है? मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द सल्यूट डिसोसिएट्स इनटू 2 और मोर आयोनिक स्पीशीज़। मतलब है इसका कि ये मेजर करता है कि कोई भी सल्यूट कितने एक्सटेंट तक, जैसे NaCl सिर्फ 2 ही एंटिटीज़ में डिवाइड हो सकता है, वैसे ही और सल्यूट्स कितने एंटिटी में मैक्सिमम डिवाइड हो सकते हैं, ये होता है ऑस्मोलैरिटी। C होता है सॉल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन एंड RNT आपको पता है। अब हम यहाँ देखेंगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको एक हम क्विकली ब्रीफ इसका हम रिवीजन करेंगे। आइसोटोनिक क्या होता है कि दो सॉल्यूशन A और B है और अगर इनकी ऑस्मोलैरिटी इक्वल है, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, तो ये आइसोटोनिक है। अब हम आते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक पे। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को लें रेफरेंस के लिए, तो ये वाला सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से कंपेयर करने पे हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक किस लिए है? क्योंकि इसके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इससे कंपेयर करो तो ज़्यादा है, इसलिए ये हाइपरटोनिक है। अब हम आते हैं सेल को लेके। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का कोई चेंज स्ट्रक्चर में नहीं आता है, सेम रहता है, जिस शेप में आप सेल को डालेंगे उसी शेप में रहेगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो वाटर का क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। तो हमें पता है कि हाइपरटोनिक में सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो यहाँ पानी सेल से बाहर आएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है? वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा? पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर से सेल के अंदर जाएगा और सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, सेल स्वेल कर जाएगा। अब आते हैं कि यही हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में जो हमारे सेल में चेंज आते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होती है, ताकि वो पानी को ज़्यादा अंदर आने ही नहीं देती है। पानी हो या कोई भी हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, वो इस चेंज को प्रिवेंट करेगी, जो हमने यहाँ पे देखा। और नेक्स्ट हमारे प्लांट्स और प्रोटिस्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि एक्स्ट्रा सॉल्वेंट या एक्स्ट्रा हमारे लिक्विड को कैप्चर करके बाहर रिलीज़ कर देता है, ताकि हमारे सेल का जो एनवायरनमेंट है वो सेम ही रहे। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस का क्या यूज़ है। जो हमारी बॉडी, हमारे ब्लड में एल्बुमिन या अदर प्रोटीन होते हैं, वो ब्लड प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी। इसी तरीके से हमारे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सेल्स में पंप्स होते हैं, आयन पंप्स, जो कि Na आयंस को कभी रिलीज़ करते हैं, कभी इनटेक करते हैं, ताकि वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, जो कि हमारे बॉडी के लिए ऑप्टिमम है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड एंड वीक बेसिस। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि वाटर कैसे आयोनाइज होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो H2O, अगर ये आयोनाइज होगा, जैसे NaCl आयोनाइज हुआ था Na+ और Cl नेगेटिव में, वैसे ही H2O आयोनाइज होगा H+ एंड OH नेगेटिव में। ये लेकिन असल बात नहीं है, H+ हम ईजी करने के लिए लिखते हैं और मोस्टली H+ का ही यूज़ होता है, इसलिए हम H+ लिख देते हैं। वो अभी आपको पता चलेगा प्रोटॉन हॉपिंग में कि H+ हम क्यों लिखते हैं। H2O असल में ब्रेक होता है H3O+ एंड OH नेगेटिव में। जो भी H2O से रिलीज होता है वो दूसरे H2O में जाके लग जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत, और वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, H+ नहीं। तो एक्चुअल में H3O+ फॉर्मेशन होती है, H+ की नहीं। अब हमारा जो H+ है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी जाए तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और OH नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करेगा।
अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन मूव कैसे करता है वाटर में। तो प्रोटॉन मूव करता है वाटर में प्रोटॉन हॉपिंग, यानी प्रोटॉन हॉप कुछ भी कह लीजिए, उसके थ्रू। वाटर क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बनता जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। एक हाइड्रोनियम आयन हमारे पास प्रेजेंट है, एक हाइड्रोनियम आयन हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये भी आयोनाइज होगा तो ये H को रिलीज करेगा, बट अब ये क्या होगा, रिलीज होते ही ये दूसरे H2 मॉलिक्यूल से चला जाएगा। अब ये यहाँ ऐड हो जाएगा तो इसका H रिलीज होगा। तो यही होते होते तो एक्चुअल में कोई भी H प्लस कहीं जनरेट नहीं हो रहा है और एक्चुअल में कोई भी H प्लस मूव नहीं कर रहा है, बस वो बॉन्ड पे बॉन्ड बनाया जा रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि यही H प्लस उठ के यहाँ आया हुआ है, ये H प्लस इससे लगा, इसका H प्लस इससे, इसका H प्लस आगे लगेगा और इसका H प्लस इससे आगे वाटर मॉलिक्यूल पे लग जाएगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रोटॉन की जंपिंग हो रही है, एक वर्चुअल प्रोटॉन की जंपिंग हो रही है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट रिजल्ट हमें वही मिल रहा है जैसे प्रोटॉन की जंपिंग हो रही है, तो इसे कहेंगे हम प्रोटॉन हॉप। अब हम देखेंगे कि वाटर एज अ रिएक्टेंट। मोस्टली हम अभी तक ऊपर जितना पढ़ते आए हैं या हमने आज तक जनरली कंसिडर वाटर को किया है तो एज अ सॉल्वेंट ही किया है कि उसी में सॉल्यूट डालेंगे, फिर वहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा तो सॉल्यूट के बीच होगा, दो सॉल्यूट डालोगे तो उनके बीच रिएक्शन होगा। वाटर बस एक मीडियम है। हमारे सेल्स, बॉडी सेल्स में भी यही होता है कि वाटर सॉल्वेंट की तरह ही एक्ट करता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, वाटर रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो किस किस तरीके के रिएक्शन में पार्ट लेता है और क्या क्या बॉडी में ऐसे रिएक्शन होते हैं या बायोलॉजिकल फॉर्म्स में क्या रिएक्शन होते हैं वाटर के। तो वाटर वहाँ सॉल्वेंट की तरह नहीं, रिएक्टेंट की तरह यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं वो क्या क्या रिएक्शंस हैं। सबसे पहले देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन के नाम से पता चल रहा है कंडेंस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दो एंटिटी से एक एंटिटी बन रही है। तो उसमें क्या होगा, H2O एल्यूमिनेशन, मतलब H2O रिलीज होगा। कैसे, यहाँ पे देखो ADP और फॉस्फेट है और ये मिलके ये स्ट्रक्चर बना रहा है जहाँ पे H2O रिलीज हुआ है, मतलब यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया और मिलके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया है और H2O रिलीज हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O का एडिशन। इसी रिएक्शन को रिवर्ट कर दिया जाए तो H2O को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो एक ही रिएक्शन, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस एक ही रिएक्शन में देखने मिल गया। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सम अदर रिएक्शंस ऑफ वाटर इन बायोलॉजिकल फॉर्म्स। अब बायोलॉजिकल फॉर्म्स में क्या क्या रिएक्शन है, वाटर और CO2। देखो कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये आएगा। अगर हम हमारे जो बॉडी फ्यूल्स हैं, जनरल ग्लूकोज, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एंड रिजल्ट मिलता है CO2 एंड H2O। ऐसे ही बॉडी में H2O हेल्प करता है CO2 के ट्रांसफर में बाय फॉर्मिंग बाइकार्बोनेट आयन। मेजॉरिटी CO2 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही हमारे बॉडी में इधर उधर जाती है, ट्रैवल होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो CO2 H2O यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट भी है और प्रोटॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज आ गया है इसमें, प्रोटॉन ये रहा तो प्रोटॉन भी रिलीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से CO2 भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो H2 यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोटॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि प्लांट्स में H2O यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। जब भी लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और O2 रिलीज होता है। तो ये जो O2 है ये हमें H2O से ही मिला हुआ है, ठीक है। और ए हमारा यहाँ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। तो ये तीन रिएक्शन मेन हमने देखे हैं जो कि यूज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बायोलॉजिकल फॉर्म्स में। ये वाटर के रिएक्शंस हैं। तो ये वाटर का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे नेक्स्ट pH का टॉपिक।